दोस्तों यूएस ग्रीनलैंड को पाने के लिए साम दाम दंड भेद हर वो चीज़ कर रहा है। दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब एक नया आइडिया निकाला है अंदर अंदर ही डिस्कस करके कि हम ग्रीनलैंड को क्यों ना लमसम पेमेंट दे दें। मतलब ग्रीनलैंड को नहीं, ग्रीनलैंड के लोगों को, और उसके अंदर डेनमार्क को हम कर देंगे साइड लाइन। ग्रीनलैंड के लोगों को ही डायरेक्टली पैसे दे देते हैं। करीबन 57,000 की पॉपुलेशन है यहाँ पर। अगर हर एक को हम $10,000 या फिर $1,00,000 भी दे दे पर पर्सन, तो हमारे कुल $6 बिलियन के आसपास में खर्च होंगे। अगर हम $1,00,000 भी देते हैं एक जने को अपनी साइड लाने के लिए। और एक तरीके से होता नहीं, इलेक्शन होता है कि इलेक्शन में कहते हैं कि हम फ्री में ये देंगे, हम सभी को 10-10 हज़ार रुपये देंगे तो वोट उसको मिल जाते। तो उसी तरीके की टैक्टिक्स अपनाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये तैयार कर रहे हैं इस आइडिया को, इस बिल को, कि कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें उन लोगों को। तब हम अपनी अनाउंसमेंट करते हैं कि अब अगर हम हर एक ग्रीनलैंड वाले को $1,00,000 दे दे तो क्या वो हमें एक तरीके से वोट देगा, हमें कहेगा कि भैया ठीक है हम रेडी हैं यूएस के सिटीजन बनने के लिए, या फिर ये आइलैंड यूएस के अंडर आने के लिए। क्योंकि बेसिकली ग्रीनलैंड के एमपी तक ने एक बात कही है इंटरव्यू में, जिसके अंदर जो एमपी थे वो कूनो फेंकर थे। उन्होंने कहा ग्रीनलैंड वैसे सेल पे नहीं है, हमारी भी सोवरेनिटी है, हम भी मतलब अपनी कुछ इज्जत मर्यादा रखते हैं, हम बिकाऊ नहीं है। लेकिन एक्चुअली में डेनमार्क भी हमको सब्सिडी देता है एक तरीके से, ये स्टेट रन करने के लिए या फिर जो भी आइलैंड है ये उसको रन करने के लिए वो सब्सिडी देता है। अगर वही सब्सिडी No, it's not for sale, but right now we get a subsidy from Denmark, an annual subsidy, which is basically a purchase or rent of the island. So we also have to be, careful in regards to our own morals here. So I think in principle, no country should be on sale, but Greenland wants to be a sovereign state. We know we are a small population, a very big island, so we know that we can't be fully independent. But who is, in a way? We need to have allies, and those allies will still be, for example, the United States, NATO, Denmark. इनकी बातों से ऐसा लग रहा था, जो मुझे लग रहा था कि अगर वही सब्सिडी यूएस देता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, अगर डेनमार्क ऐसा बोलता है कि हम पहले गोली चलाएंगे, बात बाद में करेंगे, तो इन्होंने भी, एमपी ने ही बोला है ये बात कि ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई तुम कुछ बिगाड़ लोगे यूएस का, क्योंकि मिलिट्री यूएस की बहुत पावरफुल है। पूरा नेटो भी आके अगर यूएस से लड़ने का सोचेगा तो भी शायद वो कैपेबल नहीं होगा कि यूएस को किसी तरीके से पछाड़ दे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि ग्रीनलैंड के पॉलिटिशियन भी चाह रहे हैं किसी तरीके से कि अगर पैसे आते हैं यूएस से तो भी सही है, डेनमार्क से आ रहे तो भी सही है, क्या पता जो ज़्यादा दे दे हम उसकी साइड ले ले। तो ये कुछ इस तरीके की बातें हो रही है। हालांकि अगर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की बात सुनोगे तो उन्होंने भी कुछ बात कही है ग्रीनलैंड को लेके कि भैया ये जो चीज़ हो रही है, अगर यूएस मिलिट्री एक्शन करता है, हालांकि करेगा नहीं क्योंकि उससे नेटो टूट जाएगा, तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें सीरियस लेना चाहिए यूएस की उन बातों को कि ये जो रशिया और चाइना का इंटरफेरेंस आ रहा है इस एरिया में, क्योंकि अब बर्फ़ पिघल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रास्ते ओपन हो रहे हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए हमें थोड़ा सा कंसर्न दिखाना चाहिए। क्योंकि यूएस का भी वही कंसर्न है कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि रास्ते ओपन हो रहे हैं और उसके अंदर रशिया चाइना आ रहा है, तो मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो बस वही नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके वो ग्रीनलैंड को पाना चाहता है, तो अगर हम वही उनके लिए कर देते हैं तो शायद सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि हम वो जो सिक्योरिटी चाह रहे हैं वो दे देते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीज़ा चेक को और भी ज़्यादा टाइट कर दिया है, और ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए इन्होंने अपडेट दिया 8 जनवरी 2026 के लिए कि भैया इसके बाद में नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान जैसी कंट्रियां अब हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर डाल दी गई हैं, जैसे कि AL3, EL3 इस तरीके से डाला गया है। इसका मतलब ये है कि वीज़ा की एप्लीकेशन पे क्लोजर स्क्रूटनी की जाएगी, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी प्रूफ के लिए, स्पेशली जो फंड दिखाया जाता है अकाउंट में उसकी चेकिंग होएगी, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसकी चेकिंग होगी। प्रोसेस और भी ज़्यादा डिले होने वाला है और रिफ्यूज़ल रेट और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे यार ऐसा एकदम से क्यों हो गया है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पर फ्रॉड फंड दिखाया गया है, फेक डॉक्यूमेंट दिखाई गई है, उसकी वजह से अब ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि ये जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट आ रहे हैं उनको ही अलाउड किया जाए, बाकी जो फेक फंड दिखाकर आ रहे हैं, फेक एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाकर आ रहे हैं, पता नहीं किस पर्पस से हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो
दोस्तों जोमेटो का एक ऑर्डर शो किया है एक्स यूजर नलिनी उनागर ने, जिन्होंने बताया है कि मेरे टेक अवे का बिल सिर्फ 320 रुपये था, लेकिन वहीं जोमेटो एप्लीकेशन के ऊपर जब उन्होंने अपना खाना बुक किया था तो वो करीबन 655 रुपये का था, जिसमें डिस्काउंट भी मिला उनको, तो डिस्काउंट लगा के उनको करीबन 550 रुपये देने पड़े। लेकिन जब वो टेक अवे करने गई तो रेस्टोरेंट वालों ने जो उन्हें बिल दिया वो 320 रुपये का था, जिसके बाद में वो हैरान रह गई। मतलब ये ऑलमोस्ट डबल और हाफ वाला प्राइस था कि डबल उसने पे किए और जो बिल मिला उनको वो हाफ का मिला, मतलब हाफ से भी कम का मिला, 320 रुपये का मिला, जिसकी वजह से उन्होंने इस इशू को उठाया कि भैया ये किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं। जोमेटो के कस्टमर केयर ने भी रिप्लाई दे दिया कि भैया ये जो प्राइजेस होते हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिटरमाइन किए जाते हैं रेस्टोरेंट पार्टनर द्वारा, मतलब कि हम जो काम करते हैं हम तो बस एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं कि हम मिलाते हैं कस्टमर को रेस्टोरेंट से, बस बाकी तो जो प्राइजेज़ हैं वो तो रहने वाले हैं। मतलब इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे नकार दिया सारी बातों को। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक इशू है जिसको इन्होंने उठाया कि जितने प्राइस दिखाए जाते हैं एप्लीकेशन पे उतने शायद आप रेस्टोरेंट पे जाके अगर खाना लेने जाओ तो ना पे करने पड़े। सिंपली इन्होंने ये दिखाया क्योंकि टेक अवे का बिल था, ये ऐसा भी नहीं था कि भैया कोई जोमेटो का गिग वर्कर आया है उसने डिलीवर किया है खाना, नहीं उसने ऐसा भी नहीं किया, ये खुद लेने गए थे तब इनको इतना महंगा पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिल तो दुखता ही है। दोस्तों आजकल इंडियन रेलवे ने आपको अच्छा खाना खिलाने के लिए स्विगी डिलीवरी पार्टनर के साथ में भी पार्टनरशिप कर रखी है, जहां पर आप अपना ऑर्डर पहले ही लिख देते हो कि भैया इस रेलवे स्टेशन पर मुझे ये खाना चाहिए होगा, तो वही सेम चीज़ करने के लिए एक डिलीवरी बॉय अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। प्रशांति एक्सप्रेस वहाँ रुकी थी, लेकिन ये रुकती कितने मिनट है, 2 मिनट। अब 2 मिनट के अंदर अंदर वो डिलीवरी बॉय कैसे खाना पहुंचाए, कैसे वो सीट ढूंढे, कैसे वो खाना दे, और उसके बाद में उसको उसी रेलवे स्टेशन पे उतरना भी है। अब यही सेम सिचुएशन हुई कि 1-2 मिनट के लिए जो ट्रेन रुकी थी फर्स्ट क्लास के अंदर, वो डिलीवरी बॉय खाना देने के लिए गया था, किसी तरीके से खाना दिया, लेकिन ट्रेन उतने में इतनी स्पीड पर कट चुकी थी कि उस डिलीवरी बॉय से सेफली उतरा तक नहीं गया। मतलब कि वो एकदम से गिरा है ये खाना देने के बाद में। अब ये वीडियो दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, चलो दिखा देता हूँ। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन हुई है जो कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो आई थिंक IRCTC को भी इसके अंदर देखना चाहिए कि भैया ट्रेन अगर 2 मिनट रुकी है तो डिलीवरी बॉय कैसे वहाँ तक पहुँचेगा। इससे बढ़िया भैया डोर पे ही खाना पकड़ा दे, उसके बाद में जो ट्रेन के अंदर का स्टाफ है वो वहाँ तक वो खाना पहुँचाए जिस भी सीट के ऊपर उसे जाना है, क्योंकि कोई भी डिलीवरी किसी की जान से बढ़कर नहीं है। दोस्तों बाहुबली के हीरो प्रभास की फिल्म आई है अभी द राजा साहब, जिसकी ओपनिंग बताई जा रही है फर्स्ट डे की 100 करोड़ प्लस, मतलब कोई 120 करोड़ बता रहा है, कोई 140 करोड़ बता रहा है। इस तरीके से इस फिल्म को बताकर पुश किया जा रहा है। वहीं पर मैं भी हैरान रह गया कि पहले ही दिन 100 करोड़ कैसे कमा सकती है कोई फिल्म, लेकिन बताया कुछ ऐसे जा रहा है। तो मैंने बुक माई शो पे देखा, आज का शो देखा कि भैया सीटें खाली पड़ी, मतलब ऑन गोइंग शो को देखा कि ऑन गोइंग शो में क्या चल रहा है, सीटें खाली पड़ी हैं। अगले दिन का देखा सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये फिल्म 100 करोड़ पहले ही दिन कमा गई, जबकि इसकी रेटिंग भी 7 के करीब की है। तो मतलब ना कोई फिल्म की हाइप ना कुछ, जैसे धुरंधर की हाइप हुई थी वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कैसे कमा लिए किसी को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं 25-30 करोड़ एक्सेप्टेबल है, मान सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि भैया इन्होंने 54 करोड़ रुपए कमाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इन्होंने करीबन 60 करोड़ कमाए हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया का कहना है इन्होंने 5 करोड़ कमाए हैं पहले दिन। तो मतलब हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन यहाँ पर पोस्टर छप चुके हैं कि 120 करोड़ रुपए कमाए हैं पहले ही दिन, शायद हाइप उठाने के लिए, ताकि लोग इसी चक्कर में चले जाएं कि पहले दिन 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म कैसी होती है।